नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नेपाल में मची सियासी उथल-पुथल पर विराम लग गया है। फौरी तौर पर नेपाल के सियासी संकट का हल मिल गया है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जेन ज़ी का गुस्सा शांत हो रहा है। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौट रही है। अब नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की कवायद तेज है। नेपाल में संसद भंग हो चुकी है। अब अगले 6 महीने तक अंतरिम सरकार के पास ही नेपाल की कमान होगी। 6 महीने में नेपाल में संसदीय चुनाव होंगे। सुशीला कार्की ने सबकी सहमति से अंतरिम पीएम पद की शपथ ली। नेपाल में सोशल मीडिया बैन विरोधी युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वहीं नेपाल की प्रधानमंत्री बनने से पहले आंदोलनकारियों ने सुशीला कार्की के सामने कुछ शर्तें भी रख दी थी, जिस पर हामी भरने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की के नाम पर रजामंदी दी। वहीं नेपाल में जो हुआ उससे चीन और भारत के लिए अलग मायने निकल रहे हैं। नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद कहा जा रहा है कि चीन के लिए बड़ा झटका है, तो भारत के साथ आने वाले दिनों में नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे। जेन ज़ी आंदोलन, हिंसा, आगजनी और तख्ता पलट के बाद जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिया। नेपाल के 220 साल के इतिहास में सुशीला देश की पहली महिला पीएम बनी हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश का नेतृत्व महज 5 दिनों में ही बदल डाला। नेपाल ने 5 दिन में वो सब कुछ देख लिया जो इतिहास में शायद ही पहले कभी देखा हो। सोशल मीडिया बैन और करप्शन को लेकर 8 सितंबर को जेन ज़ी ने प्रोटेस्ट शुरू किया। अगले दिन देश में माहौल हिंसक हो गया। संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर और काठमांडू के सिंह दरबार समेत सब कुछ जला दिया गया। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। 12 सितंबर को देश की संसद भंग कर दी गई। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, जबकि जेन ज़ी नेता सरकार में शामिल नहीं हुए। वो बाहर से ही सरकार का कामकाज देखेंगे। जेन ज़ी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल का जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया था। नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली, उनको इस्तीफा देके निकलना पड़ा था। उनके जो राष्ट्रपति थे उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। इसके बाद जेन ज़ी ने काफ़ी दिन तक प्रोटेस्ट किया। उनके बाद एक नया प्रधानमंत्री आई है सुशीला कार्की, जो कि पहली प्रधानमंत्री है नेपाल की। अब अगर उनकी बात करें, ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है जिसमें वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से काम करेंगी। और जेन ज़ी ने भी इस पे मत दिया है। जेन ज़ी भी इस पे उन्होंने समर्थन दिया है कि वो ये जो नई गवर्नेंस है उनको मॉनिटर करेंगी, उनको इंस्पेक्ट करेंगी और उनको देखेंगे। जेन ज़ीओ के नेता ने इनसे अब दूरी बना ली है। अब उन पे जो जेन ज़ी के जो नेता हैं उन्होंने दूरी बना ली और उन्होंने कहा है कि उनका कोई रोल नहीं रहेगा। अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो मार्च 5 को होने वाला है 2026 में, क्योंकि अभी का जो गवर्नमेंट है वो स्थगित हो गया है। अब नया जो फॉर्मेशन है वो अगले साल मार्च 5 तारीख को होने वाला है। इसके अलावा काठमांडू में जो कर्फ्यू लगाए गए थे वो उनका रेस्ट्रिक्शन 6 दिन बाद भी हटाया गया है। अगर काठमांडू और नेपाल के अन्य शहरों की बात करें, वहाँ नॉर्मल सी धीरे धीरे देखने को मिल रही है, नॉर्मल सी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की नहीं थी। युवाओं की पहली पसंद काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे, जिन्होंने इस आंदोलन की अपील की थी। लेकिन बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुशीला का नाम सामने आया। फिर बालेन ने भी अपना समर्थन सुशीला को दिया। इसके बाद नेपाल में सियासी संकट पर विराम लग गया। जेन ज़ी आंदोलनकारियों के बीच सुशीला काफी लोकप्रिय रही हैं। सुशीला नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी रही है और नेपाल में सुशीला महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। सुशीला कार्की यूं ही नेपाल की प्रधानमंत्री नहीं बनी हैं। उन्होंने अपनी कुछ शर्तों को पहले मनवाया, तब जाकर उन्होंने नेपाल की कमान संभालने की हामी भरी।
ये तो बहुत पहले तय हो गया था कि सुशीला कार्की ही देश की कमान संभालेंगी, मगर कुछ बातों को लेकर प्रदर्शनकारी पूरी तरह स्पष्टता चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ और राष्ट्रपति के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त थी कि 6 से 12 महीने के भीतर देश में आम चुनाव कराए जाए, ताकि लोकतंत्र स्थापित हो और जनता अपनी इच्छा से नई सरकार को चुन सके। दूसरी मांग थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। तीसरी मांग एक नागरिक सैन्य सरकार का गठन था। इस प्रस्ताव के तहत आंदोलनकारी चाहते हैं कि नेपाल में एक ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों के रिप्रेजेंटेशन वाला हो। चौथी शर्त रही कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन हो। पांचवी शर्त आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले। जब इन शर्तों पर सहमति बन गई, तब जाकर सुशीला कार्की के नाम पर रजामंदी दी गई। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेपाल में पिछले हफ्ते में जो कुछ भी देखने को मिला, इसका असर सिर्फ नेपाल की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी एशियाई राजनीति पर पड़ा है, क्योंकि ओली को चीन का सबसे बड़ा करीबी माना जाता था। नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलता आया है, लेकिन ओली के कार्यकाल में नेपाल का झुकाव चीन की ओर ज्यादा दिखने लगा था। उन्होंने बीजिंग की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि चीन की विजय दिवस परेड में शामिल हुए। हालात अब बदल गए हैं। ओली सत्ता से बाहर हैं और अब अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सुशीला कार्की के कंधों पर है। कार्की के भारत से अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पीएम मोदी का नाम लेकर आभार भी जताया है, जिससे साफ है कि नेपाल की राजनीति अब चीन से थोड़ी दूर और भारत के करीब आती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। नेपाल बदल रहा है, नेपाल में हालात बदल रहे हैं। ये जो भी बदलाव हुआ है, क्या ये स्थायी है या फिर आगे चलकर इस बदलाव में भी एक बदलाव छुपा हुआ है? हमने सवाल पूछे लोगों से जाकर और सवाल आपके सामने भी रख देते हैं। हमने पहला सवाल पूछा, जनजी प्रदर्शनकारियों की शर्तों पर नेपाल की पहली महिला पीएम बनी हैं सुशीला कार्की। इस पर आपकी राय क्या है? सुशीला कार्की दबाव में रहेंगी, स्थिर सरकार का स्थायी समाधान, या कह नहीं सकते? तो 43% कहते हैं वो दबाव में रहेंगी। स्थिर सरकार का स्थायी समाधान है ये 45% लोग कहते हैं और 12% ने कहा हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। यानी इस चुनाव के पीछे जो लोगों की सोच है वो पूरी तरीके से बटी हुई है। दूसरा सवाल, नेपाल की अंतरिम सरकार भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर देगी, इस पर आपकी क्या राय है? 87% लोगों का कहना है कि हाँ, वो बदलाव पर भारत के साथ बेहतर होने के लिए काम करेगी। 11% का कहना है बिल्कुल नहीं होगा। 2% ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि अब सत्ता बदली है, सोच बदली है, तो भारत के साथ बातें भी बदलेंगी। तीसरा, नेपाल की विदेश नीति पर अब चीन की छाप खत्म होगी, आपकी राय क्या है? 49% यानी आधे से कुछ कम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। 29% कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा और 22% ने इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं चुना, कहा हम कुछ कह नहीं सकते। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का, क्योंकि अब बात भारत के पड़ोस की है। अब बात उसकी है जो भारत का सबसे करीबी कहा जाता रहा है, लेकिन सत्ता के बदलाव, सोच के बदलाव से वहां बहुत चीजें बदली हैं। अरविंद सिंह तेजावत सर, सुशीला कार्की पीएम चुनी गई हैं, लेकिन शर्तों, कोट अनकोट में पीएम चुनी गई हैं। वो फॉर्मर सीजीआई रही हैं, साफ छवि की रही हैं, उनका ये साफ छवि इसमें बहुत काम आई है। लेकिन क्या
सरकार चलाने में अगले कुछ महीनों तक, जब तक चुनाव नहीं रहते हैं, जेन जी भले ही आंदोलन ना करें, उनका दबाव सुशीला कार्की पर रहेगा? दरअसल वो दबाव बनाएंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि दबाव बनाने के लिए एक वापस नया आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। पहला तो तरीका ये हुआ, फिर दूसरा तरीका ये कि जब वापस वहां पे चुनाव होंगे तो उनको, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का काफी बड़ा समर्थन मिलेगा, इसलिए उनका दबाव हो सकता है। और जो नई सरकार अगर वह जैन की समर्थक होती है तो ऐसी स्थिति में जो सुशीला कार्की है अपने लिए एक आसान और एक सुरक्षित रास्ता अपनाकर शासन करना चाहेगी। यहाँ पे सबसे अच्छा ये रहा कि हर एक आंदोलन दक्षिण एशिया में पुराने आंदोलन का विकास है। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के बाद में जो लोग आए वो नई बोतल में पुरानी शराब थे, तो वो केवल चेहरे बदले थे, सत्ता बिल्कुल नहीं बदली थी। और उसके बाद में उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत, जापान इत्यादि देशों ने मदद की, चीन ने भी मदद की। जब इससे बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों ने सीखा, उन्होंने पुराने लोगों को नहीं आने दिया, एक नई लीडरशिप को लाए, पर वह नई लीडरशिप इतनी नकारा निकली कि उसने बांग्लादेश के हितों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने पुराने हिसाब किताब ठीक किए। यहाँ नेपाल में उससे एक अगला बिंदु आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो परिवर्तनकारियों ने, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने न केवल पुराने लोगों को अस्वीकार किया, नए को स्वीकार किया, पर उसके साथ भी शर्तें लगाई। और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें लगा कि बांग्लादेश में जैसा हुआ हो सकता है नेपाल में भी वैसा ही हो, तो उन्होंने कुछ मांगे रखी, कुछ शर्तें रखी, और उन्होंने एक तरीके से एक डायरेक्शन तय किया कि आप शासन का तंत्र कैसे चलाएगी। दो मांगों के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें पहली मांग यह है कि जो मारे गए प्रदर्शनकारी है उनके लिए तुरंत, उनके परिवारों के लिए है कि उनकी जो शहादत है वो फालतू की नहीं जानी चाहिए। सुशीला कार्की ने हामी भरी, घोषणा भी की कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता जो मारे गए 50-60 प्रदर्शनकारी है उनके घरों को देखना और उनको एक तरीके से एक महत्वपूर्ण सम्मान देना है। दूसरी शर्त जो उन्होंने कही, क्योंकि ये जब शर्त घोषित नहीं हुई थी तब भी मैं चर्चा कर रहा था, तो एक सुशीला कार्की इस मामले में सबसे उपयुक्त प्रधानमंत्री साबित होगी कि जो लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनके खिलाफ एक बहुत ही कानूनी प्रक्रिया के तहत एक जांच आयोग बिठाया जाए, उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए, और जहां पे लगता है कि ये अवैध तरीके से ये पैसा कमाया गया है उनको जब्त किया जाए। मुझे लगता है कि क्योंकि उनकी न्यायिक पृष्ठभूमि रही है, जज रही है, सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही है, तो ऐसे में इस कमेटी के काम पर नजर रखना और इसको बहुत ही ठीक से निभाना मुझे लगता है कि सुशीला कार्की जी के लिए थोड़ा सा आसान होगा अगर उनकी जगह कोई अन्य प्रधानमंत्री बना होता। पर मैं थोड़ा सा और समय लेके अपनी बात को नेपाल के संदर्भ में थोड़ा सा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पर बात इसमें यह है राजीव साहब कि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक हालात में ही है। प्रदर्शन का एक कारण सोशल मीडिया पे बैन लगाना तो था ही, जो तात्कालिक कारण था। बेरोजगारी कारण है, वहां के लोगों में हताशा एक कारण है, मोह भंग होना एक कारण है। तो ये तमाम कारण थे जिसके कारण यह आंदोलन खड़ा हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि इस आंदोलन का क्या किया जाए, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है। कि जो नेपाल की अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक स्टेज पे है, जो मूलतः कृषि, पर्यटन, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण, इन सब चीजों पे टिकी हुई है, तो इससे निकाल के उनको कम से कम इंडस्ट्री वगैरह वहां पे स्टैब्लिश करनी होगी। अभी नेपाल में जो पैसा आ रहा है वो विदेशों से लोग कमा रहे हैं, जिसमें काफी लोग भारत, जापान और दक्षिण कोरिया और मिडल ईस्ट में काम करते हैं, वहां से ये लोग पैसा भेज रहे हैं और अब लोग बाहर ज्यादा जा रहे हैं, तो वहीं से पैसे पे नेपाल की अर्थव्यवस्था चल रही है, जैसे कि हम केरल के बारे में कहते हैं। पर इसको अब थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, इसको हमें ठीक करके वहां पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए। चीन नेपाल का मित्र तो बनता है, पर वहां पे इंडस्ट्रियल या कोई नई तकनीकी हस्तांतरण या इसमें उसकी रुचि नहीं है, उसको केवल एक उपनिवेश या गुलाम बनाकर रखने में उसकी रुचि है। वाकई, लेकिन इस सब के लिए आगे भी केपी शर्मा ओली बढ़े थे, उनकी सरकार बढ़ी थी।
भारत के साथ रहकर केपी शर्मा ओली अपने देश के लिए वो सब हासिल कर सकते थे जो नेपाल के लिए जरूरी था, लेकिन उन्होंने ये हासिल करने का भी एक रास्ता चुना और फिर भारत के साथ लिपुलेख को लेकर भी वो उलझ गए। बाद में उन्होंने नक्शा बदल दिया, नोटों पर ले आए, यानी उन्होंने एक ऐसी जगह भारत और नेपाल के संबंधों को ले जाकर रख दिया जहां से कम वो तो वापस नहीं ला सकते थे। कितना लाएगी ये सरकार? मेजर मोहम्मद अली शाह, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पर समझाइएगा। भारत और नेपाल के बीच में संबंध वो नहीं है जो शायद 10-12 साल पहले आप देख सकते हो। अब नक्शे को लेकर एक विवाद केपी शर्मा ओली विरासत में छोड़ कर गए हैं, उसको लेकर लगातार टसल आगे रहेगी नहीं रहेगी नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना है कि सुशीला कार्की के आने के बाद चीजें बदलेंगी। क्या जेन जी के लड़के बच्चे जो केवल सोशल मीडिया के बैन से इतना आंदोलित हो सकते हैं कि संसद भवन सिंह द्वार को फूंक दे, वो अपनी सोच में इतने अच्छे रूल्स ला सकते हैं जो नेपाल को गवर्न करने के लिए सरकार माने? कब तक मानेगी? क्या चलेगी? नेपाल कहां जा रहा है? आप समझाएं। अब बड़ी अच्छी और सटीक बात करी है आपने राजू भाई, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ अपने राजा साहब से। इन्होंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया है। देखिए, मैं बात करता हूँ 2008 के बाद से। 2008 तक जब वहां पे मोनार्की थी नेपाल के अंदर, जब राजा थे, किंग्स थे नेपाल में, तब तक प्रशासन सब सही चल रहा था नेपाल में। लेकिन जैसे ही वहां पे डेमोक्रेसी हुई, सब कुछ गड़बड़ शुरू हो गया। पिछले 17 साल में तकरीबन 2008 से लेके अब तक 17 साल, 12 से 14 प्रधानमंत्री नेपाल के अंदर, मतलब एक शासन तो कंप्लीट दूर की बात है, एवरेज निकाले तो मतलब साल भर में या 14 महीने में 15 महीने में एक एवरेज के तौर पर कह रहा हूं, तो यानी कि गड़बड़ नेपाल में शुरू हो गई थी। अब केपी शर्मा ओली के आने से प्रो चीन की लीनिंग्स बहुत बढ़ गई थी नेपाल की, बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट हुए एक तरीके से। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो वहां पे प्रो चाइना सेंटिमेंट्स लेकर आए थे। हम नेपाल हमारा छोटा भाई है राजू भाई, हमने हमेशा नेपाल को हमारे से दूर नहीं किया है, हमेशा अपना ही माना है, बल्कि हिंदुस्तान और नेपाल की जो ताल्लुकात हैं वो ऐसे बेतकल्लुफ़ ताल्लुकात हैं। सबके समझाने के लिए मैं कहता हूँ, एक तो होते हैं मेहमान, जब आप फोन करके SMS करके या व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट लेकर आप जाते हो चाय पे, एक होता है बेतकल्लुफ़, घंटी बजाई और आपने गए घर में और फ्रिज खोला। बस नेपाल में वही बेतकल्लुफ़ ताल्लुकात है हमारे। कोई वीजा, कोई पासपोर्ट, कोई खटखटाने की जरूरत नहीं है। जब आओ भाई, अपना घर है, आओ जाओ। बहुत से नेपाली लोग हैं जो गुरखा राइफल्स में हिंदुस्तान के, जो कि असम राइफल्स में, जिनके साथ मैंने कई साल सर्विस करी है, इनके साथ रहा हूं मैं। अब आप देखिए नेपाल के साथ ये रिश्ते थे हमारे। अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज तकरीबन आप 4 साल मान लीजिए, जब नेपाल के अंदर एक स्ट्रेटेजिकली एक जगह है लिम्पुधुरा, काला पानी, लिपुलेख, ये इतनी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है क्योंकि ये पिथौरागढ़ जो कि हिंदुस्तान में पड़ता है, वहां 70 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे चीनी फौजी आते हैं और पिलर नंबर 11 और पिलर नंबर 12 इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। केपी शर्मा ओली साहब ने मना कर दिया, नहीं यहाँ पे कोई चीज, ना कोई आया, ना कोई, इस तरह से बोला केपी शर्मा साहब ने, कोई नहीं आया यहाँ पर। जब सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू मालूम पड़ा कि चीनी सैनिक यहाँ पर आए थे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू करना गया, तो बहुत शर्मिंदगी हुई उनको। हमने फिर भी कहा चलो छोटा भाई बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, घर आ जाएगा, कोई बात नहीं, नेपाल हमारा भी छोटा भाई है। यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो गए। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि नेपाल में अचानक से ऐसे हालात बिगड़ जाएंगे और युवा पीढ़ी की सोशल मीडिया बैन से इतने भड़के। सोशल मीडिया बैन बाद में अपलिफ्ट करी, बाद में बैन के भाई नो बैन, ये लो वापस लो। फेसबुक जो कि मार्क जुकरबर्ग कंट्रोल करते हैं अमेरिका से, ट्विटर एलोन मस्क कंट्रोल करते हैं अमेरिका से, यूट्यूब जो फिर से अमेरिका में कंट्रोल करती है, मेन सोशल मीडिया पे बैन हुआ। टिकटॉक पे बैन नहीं हुआ। टिकटॉक तो चाइनीज ऐप है, टिकटॉक पे बैन नहीं किया नेपाल ने। प्रदर्शनकारी भड़के दंगा फसाद करने लग गए, आर्सन और लूटपाट, इस तरीके से बहुत दंगा हुआ। मेरे ख्याल से मेजर, यहाँ पर टिकटॉक और वाइजर पर बैन ना होने की एक वजह जो हमको भी पता चली है,
नेपाल सरकार ने कहा था कि आपको यहाँ पर अपना एक दफ्तर खोलना होगा, एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, और वाइजर और टिकटॉक ने इस पर सहमति जता दी थी, जबकि बाकियों का कहना था कि नेपाल का बेस इतना बड़ा नहीं है कि हम इस तरीके से खोलें, ये बाकी देशों के लिए एक बड़ी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सवालों को ले लेता हूं, आपसे ही शुरुआत करूंगा। इसके बाद हमने 2 अगले सवाल पूछे। मैं आ रहा हूं मेजर शाह आपके पास। नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की नेपाल के युवाओं और उनके मुद्दों पर क्या खरी उतरेंगी? सीधा और स्पष्ट सवाल पूछा, क्योंकि वो सीजीआई रही नेपाल की। 77% ने कहा हाँ वो खरी उतरेंगी। अब ये खरे उतरने का मतलब क्या है, ये मैं पूछना चाहूंगा आगे चल के। लेकिन 10% ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अभी हालात ऐसे नहीं कि हम कह दें कि वो खरी उतर जाएंगी, और 13% ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो 77% ये कह रहे हैं कि वो खरी उतरेगी। अगला सवाल, जनजी आंदोलन के बाद नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था बदल चुकी है, आपकी राय? 72% ने कहा हाँ बिल्कुल बदल चुकी है, जो पहले था अब वो नेपाल नहीं है, अब नई नीतियों से गवर्न हो रहा है। 23% ने कहा बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी ये चीजें नहीं होती, और 5% ने इस पर कोई भी सवाल नहीं लिया। चलिए अभी आप लोग बने रहे मेरे साथ, लेकिन अभी प्रधानमंत्री